20 वर्षों से विश्वसनीय शिव पैथोलॉजी लैब नजदीक राज हॉस्पिटल मंडी डबवाली। आपका कोई भी टेस्ट, चाहे कैंसर, थायराइड, एलर्जी, कोरोना या फिर पूरे शरीर की जांच, बस एक बार सेवा का मौका जरूर दें। याद रखें, शिव पैथोलॉजी लैब नजदीक राज हॉस्पिटल मंडी डबवाली। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। मंडी डबवाली हलके की तमाम आवाम को इस बार के बजट सेशन को लेकर बहुत बड़ी उम्मीदें हैं, जहां पर डबवाली से विधायक अमित सिहाग की ओर से एक बड़ा खाका और एक कड़ी रूपरेखा तैयार की गई है, ताकि डबवाली की आवाम को उन मुद्दों पर जीत मिल सके जिसके लिए लगातार डबवाली से विधायक खुद प्रयास कर रहे हैं। जनता के बीच में जाकर उन्होंने नब्ज टटोलने का काम किया है और सुझाव उन्होंने इससे पहले ही आमंत्रित किए थे। लेकिन बड़ा सवाल है, इस बार के सेशन में विधायक को अगर जितना भी वक्त मिलता है, उसमें कौन कौन से मुख्य ऐसे बिंदु हैं जो डबवाली उपमंडल के तमाम लोगों के लिए वो ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, वो उठाएंगे। हमारे साथ पूरी जानकारी के लिए और विस्तार पूर्वक चर्चा के लिए मेरे साथ डबवाली से विधायक अमित सिहाग जी हैं। सिहाग साहब, सबसे पहले आपका वेब चैनल तेज हरियाणा पर बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद गुरविंदर भाई। सर, मैं पहला ही सवाल जानना चाहूँगा। बहुत बड़ी उत्सुकता है आप में भी और जनता में भी कि इस बार के सेशन में बड़ी उम्मीदें हैं कि आपकी आवाज़ जिस तरह से पहले सेशन में गूंजी थी और सरकार को कई मुद्दों पर आपने घेरने का काम किया था, इस बार के सबसे बड़े मुद्दे आपके जहन में कौन कौन से हैं? कितने सवाल आप इस बार विधानसभा सेशन में उठाएंगे ताकि यहाँ की जनता को जो बड़ी समस्याएं हैं उनसे उन्हें समाधान मिल सके? सर देखिए, सबसे पहले तो जो कांग्रेस पार्टी का आज के जो परिवेश में सबसे बड़ी मुद्दा जो आज की तारीख में ना केवल मैं मानता हूँ हरियाणा का है, पूरे देश का आजकल बना हुआ है, वो किसानों की जो दुर्गति हो रही है, जिस तरीके से ये सरकार किसानों के ऊपर एक तीनों काले कानूनों को थोपने का काम कर रही है, तो उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने, हरियाणा की लीडरशिप ने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में उन्होंने एक फैसला लिया था कि अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएंगे। तो सबसे पहला तो यही रहेगा कि सरकार को जिस तरीके से ये किसानों के विरुद्ध ये सरकार चल रही है, उनके खिलाफ आज की तारीख में खुद कई बार उनके विधायकों के भी विरोध के स्वर दिखाई देते हैं। आज ये गाँव में जाकर जनता से रूबरू नहीं हो सकते उनके विधायकगण और नेतागण, तो एक तरीके से जनता का भी विश्वास खो चुके हैं, तो उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। और साथ के साथ मैं मानता हूँ पहले दिन ही एक और हमारी मंशा भी है कि जो जिस तरीके से डीजल, पेट्रोल और गैस के दाम बढ़ाए गए, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी अपना विरोध भी दर्ज करवाएगी, विरोध प्रदर्शन करके। तो ये तो मुख्य रूप से हैं। मगर उसके अलावा जहाँ तक आपने कहा कि पर्सनल अपने डबवाली के स्तर पर, तो मेरी सबसे बड़ी जो दो मुख्य जो मांगें वो लेकर मैं पहले से चल रहा हूँ, पहले एक दिन से। नंबर 1 तो यही है कि जो यहाँ पे इरिगेशन की सुविधा है, मैं मानता हूँ कि सबसे ज़्यादा आवश्यकता हमारे किसानों को इस क्षेत्र के अंदर पानी की है। उसके लिए आदरणीय डॉक्टर केवी सिंह जी ने शुरुआत की थी, जो कांग्रेस के राज में यहाँ पर रैली भी हुई थी, हुड्डा साहब ने स्वीकृति दी थी। इसमें रक्ता खेड़ा खरीफ चैनल तकरीबन पूरा हो गया, कुछ कमियाँ उसको और पूरा कराने का प्रयास करेंगे। और साथ में कालवाना और तिगड़ी खरीफ चैनल था, कालवानों को मंजूरी मिली थी, वो मैं पहले विधानसभा सत्र से उसकी मांग उठा रहा हूँ। उसको पुरजोर तरीके से इस बार फिर से, पिछले विधानसभा सत्र में भी मैंने ये प्रश्न किया था और सरकार ने गोल मटोल आंसर देने का प्रयास किया था, और मैंने उन्हें कटघरे में भी घेरा था कि भाई आपने 2014 के बाद कई सारे खरीफ चैनल के प्रपोजल मंजूर किए हैं और उस समय आप मुझे ये कहते हैं कि पानी की कमी है, तो फिर हमारा कालवाना खरीफ चैनल जो पहले से मंजूर शुदा था, उसका पैसा भी मंजूर हो गया था, उसको आपने ख़त्म करने का काम क्यों किया? तो इस पे उनके पास कोई जवाब नहीं था। तो आशा करता हूँ इस बार सरकार उसकी सुध लेकर इसको आगे आने वाले समय में मंजूरी देने का काम करेगी। और दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा मैं मानता हूँ, क्योंकि हमारा बॉर्डर से सटा हुआ इलाका है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड, और ख़ास करके जिस तरीके से क्राइम की घटना बढ़ती जा रही है और जो मैं मानता हूँ नशे से जुड़ी हुई है, उसको मद्देनज़र यहाँ पर ज़िले की मांग और पुलिस ज़िले की मांग को, तो ये दो मुख्य मैं मानता हूँ अहम मुद्दे हैं जिनके ऊपर मैं को फिर से प्रयास करूँगा अपने डबवाली हल्के के लिए। और उसके साथ कई और मांगे हैं, चाहे वो कह सकते हैं कि जो अपना यहाँ पे प्रोसेसिंग यूनिट लगवाने की बात हो, जो सरकार कहती है कि किसानों की आमदनी दुगने करने का 22 तक की बात करती है, तो ये भी मैंने सवाल पूछा है कि वो 2014 में कितनी आमदनी होती थी आज की तारीख में और क्या कदम उठाने का काम करेगी, और उसी दिशा में क्या वो हमारे यहाँ पर
फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए, क्योंकि हॉर्टिकल्चर का इलाका किन्नू की बेल्ट है, तो उनको ताकि किसानों को सुविधा मिले, क्या वो उनके दिमाग में ये परियोजना है, वो करना चाहती हैं वैक्सिंग और ग्रेडिंग प्लांट को दोबारा शुरू कराने के लिए, चाहे यहाँ पे जीप इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए भी मैंने प्रश्न लगाने का विचार किया हुआ है। और उसके साथ साथ जो मुख्य मैं मानता हूँ अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा है, जो आज बेरोज़गारी बढ़ रही है, सरकार का क्या दर है आज की तारीख में बेरोज़गारी का, उसके पर क्या करना चाहती है, और मतलब मुख्य कई इस तरह की बातें हैं जिसका मैं मानता हूँ पूरी तरीके से उठाने का काम करेंगे। अभी सर हमने देखा कि चूँकि मुझे भी आपकी जानकारी वो मिल पाई है जो आपने हमें दी है, उसमें 12 आपके ऐसे सेशन के सवाल हैं जो बहुत ही अहम हैं और हम दर्शकों को अगले एपिसोड पे उनके बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी भी देंगे। सड़कों की दुर्दशा को लेकर सवाल है सर, ये मैं भी आपको सुझाव करूँगा कि इसे भी आप अपने प्रश्नकाल में ज़रूर शामिल कीजिएगा, क्योंकि मुझे याद है कि कुछ महीने पहले आपने ही आपके भतीजे हैं डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, उनसे मुलाकात करके एक पूरा खाका उनको सौंपा था कि डबवाली में ऐसी दर्जनों भर ऐसी सड़कें हैं जिनकी बहुत खस्ता हालत है। और आपसे मैं करंट स्टेटस चाहूँगा, कौन सी सड़क पर अभी मंजूरी मिल चुकी है, और इसके साथ ही मेरा सवाल है डवारी टू जीवन नगर रोड हादसों का घर बन रही है, क्या स्टेटस है? देखिए, कई सड़कों का 2 कैटेगरी की सड़कें हैं। एक तो जो PWD के माध्यम से सीधी हैं, वो तकरीबन मैंने 17 से 18 सड़कें दी थी, जिसमें तकनीकी रूप से मैं मानता हूँ मंजूरी मिल चुकी है, मगर वो आगे स्वीकृति के लिए फिर सरकार उसको करके पूरा टेंडर टूंडर की प्रक्रिया होगी, उसकी जानकारी मैंने अभी लेटेस्ट जो है उसको लेने का काम करूँगा। और साथ साथ में जो मैंने जो 3 माह रखी थी वो मुख्य रूप से थी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत, जिसमें मुख्य सड़क जो थी जो हमारी बिजूवाली से लेकर हमारे अबूब शहर तक की, इसमें बीच में मुन्ना वाली गंगा की तो रहता है, वो बड़ी सड़क है, और जिससे मुझे लगता है सबसे बड़ी सुविधा जो एलनाबाद और रानिया के भी लोग हैं तो उधर उनके लिए सीधा रूप से एक तरीके से बाईपास का काम करेंगे, बिजूवाली के माध्यम से वो डायरेक्ट ये चौटाला रोड पर हिट कर सकते हैं। जिस तरीके से गोरीवाला के माध्यम से जो हमारे सिरसा रोड से लोग आते हैं सीधा आसा खेड़ा जा सकती है सड़क, उसी तरीके का काम करेगी, तो उसके लिए है। और 2 सड़कें और हैं इसके अंदर, तो ये मैंने इनके लिए भी तकनीकी रूप से हमें अप्रूवल मिल चुका है। तो ये तकरीबन 20 से 22 सड़कें हैं जिसके ऊपर काम है। तो मैं मानता हूँ जिसमें एक सड़कें थी जो बहुत बड़ी मांग थी, चौटाला से भारू खेड़ा, आसा खेड़ा और सैबुआना, इन सड़कों की तो आप खुद ही जाकर देखेंगे बहुत बड़ी बुरी हालत के अंदर है। तो इसके अंदर देखते हुए ये मांग उठाई थी, तो इसका टेंडर भी हो चुका है, मगर एक जो किसी कारणवश इसको मामला कोर्ट में चला गया और कोर्ट के अंदर बारी बारी तारीख लग रही है। तो जिस दिन मैं मानता हूँ ये तारीख और का सिस्टम ख़त्म हो जाएगा, कोर्ट की तरफ से फैसला आ जाएगा, तो उन पर काम ज़रूर शुरू हो जाएगा। तो ये है मुख्य रूप से। बट जैसे आपने कहा, इस बार मैंने सवाल लगाया हुआ है कि डवाली रानिया जो रोड का है, जिस तरीके से हादसों का बता, एक हमारे अधिकारी भी यहाँ पर जो पुलिसकर्मी थे उनकी भी मौत हो गई थी इस कारण से, तो उसको लेकर मैंने बारी बारी कल बल्कि बाकायदा 2 दिन पहले भी जब मैंने गोरीवाला से गुक्कावाली के लिए रिपेयर वर्क जो 1 किलोमीटर का है उसके लिए दिया था, तो उस टाइम मैंने जेई और एक्सीएन से बात करके उसका भी था स्टेटस, तो कह रहे थे कि हमने इसके लिए एस्टिमेट और प्रपोजल में है, अभी तो पैच वर्क चल रहा था बट उसको प्रॉपर करने का। तो मैंने कही गोरीवाला से बिजूवाली के बीच में भी उनके संज्ञान में लेके आई है। तो इन सभी चीज़ों पे निरंतर प्रयास है, और मैं आशा करता हूँ कि अब ये कोरोना काल का भी साया एक तरीके से हटता जा रहा है, तो सरकार के पास ये नहीं रहेगा कि भाई आज की तारीख में हमारे पास फंड की कमी है ये तरीके से। तो आशा करता हूँ इस साल पूरी तरीके से फॉलो अप करके इनको सड़कों को मंजूर करवाने का काम करें। सर, अगर हम बात करें उप तहसील गोरीवाला की बात करें, जिसे तहसील का दर्जा मिल चुका है, लेकिन कागजी रूप ही सिर्फ वो रह गया है, इंफ्रा के तौर पर वहाँ पर किसी तरीके की किसानों के लिए कोई सुविधा नहीं, बल्कि अपनी खुद की बिल्डिंग भी तहसील कम्प्लेक्स की नहीं है, जहाँ पर अगर गोरीवाला के अगर चौक का भी सौंदर्यकरण साथ में होता है जिसका कार्य अटका हुआ है। क्या ये भी संज्ञान में आपके मामला है? वहाँ पर को एजुकेशन कॉलेज बना, लेकिन वो भी महिलाओं के लिए था, अकेला महिला कॉलेज, उसे भी बाद में को एजुकेशन कर दिया गया। 3 महत्वपूर्ण मुद्दे गोरीवाला के ही हैं। और आपका एक इसी में सवाल है, आप जो सेशन में भी उठा रहे हैं, वो है अनाज मंडी वहाँ पर 30-35 गाँवों को मिल सके, क्यों ना उसे तहसील का प्रॉपर दर्जा कागजों से निकाल कर फिजिकली तौर पर भी मिले? देखिए, इसकी शुरुआत जैसे आप जानते हैं, डॉक्टर साहब ने एक सोच रखी थी कि गोरीवाला को पूरे क्षेत्र को विकसित किया जाए, और उसको जब उस उप तहसील का दर्जा दिलवाया था
अगर मैं मानता हूँ उस समय हमारी सरकार होती तो उनकी दूरदृष्टि और सोच के मद्देनज़र आज बिल्डिंग और पूरा वो एरिया प्रॉपरली डेवलप होता। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जिस तरीके से घोषणाएं की जाती हैं, घोषणा के बाद या तो सरकारें बदल जाती हैं, उसके बाद उसको अमली जामा नहीं पढ़ाया जाता। तो मैं इसको ये भी एक पूरी प्रायोरिटी लिस्ट पे है कि उस पूरे क्षेत्र को गोरीवालों को, तभी मैंने ये सवाल भी उठाया है कि आज उस एरिया, क्योंकि वो सिर्फ हमारे क्षेत्र को नहीं, सिर्फ डवाली को नहीं, आने वाले आगे जाकर रानिया और उस बेल्ट को भी केटर करता है। तो उधर जो परचेज सेंटर और हैं उनको प्रॉपर एक अनाज मंडी के अंदर विकसित किया जाए ताकि किसानों को खास करके बहुत बड़ी सुविधा मिले। और जैसे आपने ये बात रखी है, दुरुस्त है कि पहले भी कई बार खेल हो चुका है, बिल्डिंग नहीं है वहाँ पे, जिस तरीके से जो कर्मचारी है पूरे टाइम, मैं एक दिन बल्कि अस्पताल और में भी आगे उस क्षेत्र में घूम रहा था तो वहाँ पे कई बार आपको अधिकारी नहीं मिलते। तो समस्या यही है कि इसको दुरुस्त करने के लिए पूरा गंभीरतापूर्वक काम करना पड़ेगा। और ये भी एक बहुत बड़ा खेल हुआ था जब कई लोगों ने श्रेय लेने का तो काम किया कि भाई हमने यहाँ पे मंजूर करा दिया कॉलेज को, बट वो कॉलेज मंजूर होने के हफ्ते 10 दिन बाद ही पता चला कि वो सौगात सरकार ने वापस ले ली, उसे को एजुकेशनल कर दिया, स्ट्रीम केवल 2 ही हैं, टीचर की कमी है। तो ये सभी सर एक और महत्वपूर्ण सवाल जहां तक मुझे स्टडी करने में सामने आ पाया है, इकलौते ऐसे आप विधायक हैं, राजनेता कह लीजिए, जिन्होंने राजस्थान कैनाल के ऊपर 8 ऐसे पुल लगते हैं जिनकी हालत बिल्कुल झज्जर है। जिनमें से अगर आप बात करें जंडवाला के 2 हैं, सक्ताखेड़ा के पास पड़ता है, इसके अलावा भी अन्य जो पुल इसी राजस्थान कैनाल के ऊपर हैं जिनको दोबारा से बनाए जाने की जो ज़रूरत है। इसमें आपने राजस्थान के पूरे मंत्रालय के साथ हरियाणा में भी आपने हर अधिकारी के सामने वो टेबल पर जाकर अपना मसौदा रखा है, क्या उसमें फाइनल स्टेटस है? क्योंकि जनता की ये मांग है, कई बार उन पुलों को बंद किया गया लेकिन उसके बावजूद भी उनके ऊपर से रोडवेज की बात करें, स्कूली बस से लोगों को आना जाना होता है क्योंकि कनेक्टिविटी का साधन इसके अलावा कोई और है नहीं। ये पुलों का जो प्रोजेक्ट है पन्नू भाई, मैं मानता हूँ ये सही मायने में एक उदाहरण है कि किस तरीके से अगर हम निरंतर प्रयास करते रहें और किस तरीके से तालमेल बनाकर प्रयास करने की आवश्यकता है। ये बहुत बड़ी चुनौती थी क्योंकि कई बार मैं जब गया इसको शुरुआती दौर पे मुख्यमंत्री के समक्ष रखा, फिर ACS महोदय के समक्ष रखा, फिर EIC के समक्ष रखा, फिर नीचे अधिकारी के रखने के बावजूद उसमें कहीं ना कहीं बॉल कोर्ट में, क्योंकि बहुत लोगों को पता नहीं था, इवन मैं मानता हूँ यहाँ पे कई बार वरिष्ठ अधिकारियों को भी पूरी जानकारी नहीं थी किस तरीके से इसको हल कराया जाए। कभी पंजाब के खाने में बॉल डालते थे, कभी राजस्थान के, तो पूरा इसकी जानकारी लेने के बाद फिर ये मामला उनके माध्यम से, हमारी सरकार के माध्यम से मैंने राजस्थान को भिजवाया और फिर मैंने राजस्थान खुद वहाँ पे जाकर भी पहले उनसे संपर्क साधा, फिर वहाँ के जो अधिकारी से मैं हनुमानगढ़ उनसे मिलने गया, उनसे चर्चा की, उन्होंने भी एक स्वीकृति दी। फिर उसके बाद वो फिर से ठंडे बस्ते में चला गया था एक तरीके से। फिर उसके बाद मैंने जाकर सीधा जो क्या कहते हैं मुख्यमंत्री कार्यालय में राजस्थान, वहाँ पे संपर्क किया। उधर से संपर्क करने के बाद वापस इनके बॉल, और अब पूरी तरीके से एक तरीके से स्वीकृति मिल चुकी है। तो ये है कि अब जो इसका स्टेटस है कि जो आने वाले समय में अब जैसे नहरबंदी रहेगी, उस समय केनाल की जो राजस्थान सरकार ने काम करवाना है केनाल पे, उसके साथ इन पुलों को लिया जाएगा। तो उसमें ये है कि जो तकरीबन 7 या 8 पुल है उनमें जो 3-4 पुल ऐसे हैं जिनकी बिल्कुल स्लैब बिल्कुल कंडम होती जा रही है, ज़्यादा जरूरी है वो। हाँ, तो उनको तो स्लैब को पूरी तरीके से नया डाला जाएगा। तो उसको रास्ता बंद कर कर जहाँ पे हमें स्थानीय प्रशासन की भी मदद की आवश्यकता पड़ेगी, 15-20 दिन लगेंगे उसको करने में। और जहाँ पे स्लैब ठीक है मगर ऊपर से मान लो पुल वैसे जर्जर हालत में हुआ है तो उसके ऊपर से रीलेइंग की जाएगी। तो ये 7 पुल के लिए उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है। केवल हमारी जो उन्होंने ये कहा है कि भाई जो प्रशासन है उनकी हमें मदद की आवश्यकता होगी कि ताकि उस समय जब रास्ता और बंद करना पड़े तो वो प्रशासन पूरी तरीके से हमारी मदद करे। विधायक जी, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल अगला है। डबवाली में जो रेलवे स्टेशन हमारा, यहाँ रेलवे लाइन कह लीजिए, वो डबवाली को 2 हिस्सों में बांट देती है, जहाँ पर सबसे ज़रूरी है कि अभी भी हमारे शहर को 2 ऐसे फुट ओवर ब्रिज की ज़रूरत है और 2 अंडर ब्रिज अभी और चाहिए ताकि PNB का जाम और लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। उससे भी बड़ी बात है रेलवे की लोडिंग और अनलोडिंग। इसके अलावा रेलवे की कुछ डिग्गियाँ हैं, पहले भाप के इंजन होते थे, उनके लिए वो बनाई गई थी, वहाँ पर भी कचरे की भरमार, अगर उनको बंद किया जाता है। और इसके साथ एक है कि जो PNB फाटक के साथ एक रास्ता शॉर्टकट जो गुलाटी हॉस्पिटल की गली के पैरेलल है, अगर वो खुलता है तो शहर को बहुत बड़ी सौगात मिल सकती है। और ताज़ा अपडेट ये है कि आपने कल ही GM साहब के साथ बातचीत की है, किस तरीके के संकेत मिले हैं, कौन से आपने मुद्दे उनके सामने रखे हैं?
देखिए, मेरा ये रेलवे के मुद्दे से जुड़ा हुआ था जब जम्मू तवी एक्सप्रेस के लिए लेकर शहरवासियों ने एक आवाज़ उठाई थी। तो उस समय मैंने प्रयास शुरू किए थे, पत्र वार्ता भी की थी और उसके बाद एक बार 2 बार फिर मैंने एक आधार बनाकर, जो हमारे एक नागरिक ने RTI डाली थी, उसको आधार बनाकर तीसरी पत्रवार्ता में दी थी। और उसके बाद जो ये कुछ और मुद्दे थे, जिस तरीके से आपने कहा फुट ओवर ब्रिज हो गया, अंडर ब्रिज की हो गया, रास्ता खुलवाने का, या टॉयलेट शौचालय की बात होगी, ओवरलोडिंग बाहर करने की बात हुई, जो पहले से एक मुद्दा बना हुआ था। इन सब को लेकर फिर हमारी मंशा रही कि किसी तरीके से अधिकारियों से संपर्क साधा जाए। मुझे जानकारी मिली कि जो उच्च अधिकारी हैं, GM हैं, वो इस रूट पे जो कल था वो आ रहे हैं। तो मेरी प्रयास था कि सबसे पहले उनको डवाली में मुलाकात की जाए, मगर उनका जो रूट पहले से तैयार था डवाली में रुकने का, उनका नहीं बन पाया। मैंने काफ़ी प्रयास करके, चाहे मेल के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से, तो फाइनली ये हुआ कि उन्होंने मेरी अपील को मानते हुए कि भाई आपको मुझे समय देने का काम किया। और ये बहुत बड़ी बात थी कि जहाँ पे बहुत से लोग उनके फिर मैं ये ना कि हार मानते हुए कि भाई डवाली नहीं है, तो हम संगरिया गए और संगरिया जाकर उन्होंने ये बात, सबसे हर्ष की बात थी कि बतौर विधायक और हम लोगों ने तकरीबन 20-25 मिनट उनसे चर्चा रही। तो जितना समय रुकने का था, संगरिया के भी लोग बहुत खड़े थे, पर उनसे ना मिलकर हमारा पूरा हमने समय लगाकर उनसे बातचीत की और उनका सकारात्मक रुख था। उन्होंने हर मुद्दे के ऊपर, जैसे जहाँ तक जम्मू तवी की बात थी, उन्होंने कहा बोर्ड का अधिकार है, मगर जो आपने तथ्य पेश किए हैं वो तथ्य काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए मतलब पॉजिटिव हैं, उसके लिए हम एक पॉजिटिव रिपोर्ट बनाकर बोर्ड को भेजें। दूसरी तरीके शौचालय के लिए जो है कि अगर आप यहाँ से जो नगर पालिका है उसका रखरखाव बनाने का काम करेगी तो हम उसके ऊपर भी पूरी तरीके से हम देने को तैयार हैं। रास्ता खुलवाने के लिए अगर हमारा यूनियन जो है कि जो लोग रहते हैं यहाँ पर, उनकी तरफ से सहमति है तो हम रास्ता खोलने के लिए भी तैयार हैं। जहाँ तक ओवर ब्रिज, अंडर ब्रिज, फुट इनकी बात की तो वो कहते हैं ये सरकार को बनाने का काम होगा, इसका खर्चा सरकार करे, क्योंकि हमारे लिए बहुत बड़ी, बट हम इसके लिए NOC देने को तैयार हैं अगर आप सरकार से मंजूरी ले लेते हैं, जिसको मैं विधानसभा में भी उठाने वाला हूँ। मैंने प्रश्न लगाया कि मुख्यमंत्री जी हमें सहयोग दें, तो इसके लिए भी है। जो रेल को बाहर करने की बात थी, लोडिंग का, उन्होंने इस बात पे स्वीकृति की, जैसे हमने सुझाव दिया कि इससे आपको फ़ायदा होगा फाइनेंशियल भी, क्योंकि आपका एक तो तेल बचे रहेगा, क्योंकि बिल्कुल साथ में वहाँ पे गोडाउन है, दूसरा पोल्यूशन का, और तो कहते हैं अगर दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है, हमारे डिपार्टमेंट के लिए, रेलवेज़ के लिए भी, आपके लिए भी, तो ज़रूर इसको हम कर देंगे। तो सभी पे तकरीबन उन्होंने स्वीकृति दी है और मैं बस यही है कि जो हमारी टीम है, मैं हूँ, साथ मिलकर इसको और आगे कोशिश करते रहेंगे ताकि जल्द से जल्द कम से कम ये 9 एक मांगे हैं, 9 में से 4 या 5 जल्द से जल्द उसको पूरी कर दिया जाए। सर, मेरा आखिरी सवाल है, डबवाली में सफाई व्यवस्था को लेकर बुरा हाल है, क्योंकि जिस तरीके से शहर की जनसंख्या के हिसाब से हमें सफाई के कर्मचारी चाहिए, उनका आधे से भी कम हिस्सा एक्टिव है, लेकिन अब मुश्किल से 30-35 लोगों के सहारे शहर की सफाई व्यवस्था को छोड़ देना भी मुनासिब नहीं है। इसके लिए कोई आपने पूरा प्रपोजल तैयार किया हो? क्योंकि सबसे बड़ा झटका शहर को तब लगा है जब कचरा निष्पादन पूरा हमारा प्लांट शुरू हुआ था कि उसमें विवाद पैदा होने की वजह से वो भी अधर में लटका है। देखिए, मैंने इसके लिए स्टार्टिंग से एक रणनीति के तहत काम शुरू किया था कि इसमें 2-4 चीज़ों की ज़रूरत है। एक तो आपको मशीनरी की कलेक्शन सिस्टम दुरुस्त हो और एक डिस्पोजल। कलेक्शन के लिए हमने मांग पहले DC महोदय से की, फिर दोबारा लगाई। उसमें ये था कि कुछ मशीनरी और कुछ हमें कर्मचारी मिले। मुझे जो हमारे जो उच्च अधिकारी थे उन्होंने विश्वास दिलाया था कि नई पोस्ट तो हम सैंक्शन नहीं कर पाएंगे अभी आपके लिए, हमारे साथ बजट का कंस्ट्रेंट है, मगर जितनी सैंक्शन है उसको पूरा करें। वो उन्होंने 1 महीने पूरा करवाया, उसके बाद मेरे ख्याल से सरकार ने फिर वापस ले ली। उसके बाद कुछ कलेक्शन के लिए उन्होंने ज़रूर हमें उपकरण मुहैया कराए, उससे थोड़ी बहुत ही सहूलियत, कुछ बहुत फ़र्क पड़ा भी है। पर दूसरा मेरा मेजर था कि जो डंपिंग पॉइंट है 7 एकड़ की ज़मीन जिस पे है, उसके ऊपर मैंने वो भागदौड़ करके टेंडर भी मंजूर करवा लिया था। यहाँ से प्रपोजल गया, टेंडर भी हो गया, और उस पे ये था, मेरी इस पे मंशा थी कि अगर वो साफ़ सुथरा हो जाए तो एक बहुत बड़ी सुविधा, दशकों से वो इस तरीके से था। तो मैं उस पे भी अब काम शुरू होने वाला था मेरे ख्याल से। उसमें फिर कुछ नागरिकों की तरफ से कुछ अड़चन आई है, तो उसको भी मैं उनके साथ भी बैठ के वार्तालाप करके या जिस तरीके से हम कोशिश करेंगे इसको हल किया जाए। पर मेरी एक ही सोच है, जिस तरीके से सरकार कई बार वाइट एलिफेंट टाइप प्रोजेक्ट में पैसा लगाती है, जैसे बड़ी मशीन जो सफाई के लिए दिखाई गई है, जो यहाँ खड़ी रहती है तकरीबन, मैंने तो एक बार भी शायद नहीं देखी, आप कभी रात बेरात चलती होगी, पर उससे कोई खास सुविधा नहीं है। तो वो जितना पैसा उस पर लगा रहे हैं, अगर उसकी जहाँ सफाई कर्मचारियों को देते तो एक तो उनको एम्प्लॉयमेंट मिलता, और दूसरा सही मायने में सिस्टम को दुरुस्त करने के। तो मैं उनसे ये अपील करूंगा
कि इन तरह की से बजट हटाकर हमारे को सही मायने में कर्मचारियों और जो उपकरण चाहिए छोटे मोटे उसको दुरुस्त करने का काम करें। और अब जो भी बजट सेशन है इसके अंदर भी और उसके बाद में इसको मैं निरंतर प्राथमिकता पे जो सफाई का मुद्दा है उसको उठाने का काम करूँ। सर फाइनली आखिरी सवाल, डबवाली में ट्रैफिक व्यवस्था का बुरा हाल है, क्योंकि आप भी कभी ना कभी उस सिस्टम में आए होंगे, फंसे होंगे, जिसमें डबवाली का सबसे बड़ा मुद्दा है कि बस स्टैंड थोड़ा चौड़ा नहीं हो पाया। दूसरा है अगर गोल चौक का ट्रैफिक किसी न किसी तरीके से निर्धारित होता है, क्योंकि आपने महत्वपूर्ण ये मांग उठाई थी कि इसका दायरा कम करके यहाँ पर बत्ती लगे, सौंदर्यकरण हो, स्लिप रोड बने, इस पे क्या करंट स्टेटस है? नहीं, बहुत ये इसमें पॉजिटिव रिस्पांस है, ये आपको जल्द सौगात मिलेगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। ये मैंने मतलब खुद के प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बाद ये मैंने मुद्दा उठाया था। जब मैं कई बार देखता था इतनी जाम लगते थे तो मैं सोचता था आम आदमी का क्या हाल होता है जब मैं ही हर रोज़ फंसा रहता हूँ इस जाम के अंदर। तो फिर इसको मैं मद्देनज़र रख के इस बात को रखा था और ये मुझे टेक्निकल रूप से अप्रूवल मिल चुका है। इसमें जो इस चौक को छोटा भी किया जाएगा, इस पे लाइट की व्यवस्था और स्लिप रोड का, ये तीनों का काम मैं मानता हूँ जल्द इस पे काम शुरू कर दिया जाएगा। ठीक है सर, आप हमारे साथ जुड़े बहुत बहुत शुक्रिया और हम उम्मीद करते हैं कि आप डबवाली की आवाम आप में फिट है, आप उस आवाज़ को विधानसभा में उठाएंगे और इस बार जिला नहीं तो पुलिस जिला लेकर आएंगे। बिल्कुल, मैं जैसे कहता हूँ मैं नहीं हम, अगर आप लोगों का साथ मेरे को इस तरीके से मिलता रहा तो ज़रूर मैं मानता हूँ हमें सफलता ज़रूर हासिल होगी। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, धन्यवाद। और विधायक साहब को हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि डबवाली की तमाम आवाम को उनसे बहुत बड़ी उम्मीदें हैं और वो इस आवाज़ को विधानसभा में उठाएंगे, जिसमें उन्होंने हमारे साथ विस्तार पूर्वक उन बड़े मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें 12 सवाल उनके हैं जो इस बार बजट सेशन में उठाएंगे, जिसमें चाहे डबवाली को जिला बनाए जाने की मांग हो, चाहे सफाई व्यवस्था को लेकर बात हो, टूटी सड़कों की दशा को संभालने की बात हो, शहर में ट्रैफिक व्यवस्था का मुद्दा हो, राजस्थान कैनाल के पुलों की बात हो, और डबवाली की सबसे महत्वपूर्ण स्टेट हाईवे 32 की अगर बात हो तो उसको लेकर भी वो सरकार को घेरने की तैयारी में है। और इसका फ़ायदा ये होगा कि सरकार कहीं ना कहीं इस आवाज़ को सुनने के बाद डबवाली की आवाम के हित में फैसले लेते हुए इन तमाम रुके हुए विकास कार्यों को गति देने की और बढ़ेगी। कैमरा संयोगी हेमराज बेट के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा।